सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास, जिसमें मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा हूं, जो कि जनरल फिजिक्स का भाग है। इससे पहले भी मैंने बड़ी बड़ी यूनिट्स खत्म कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखते हुए आइए, ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए। चलिए, आज हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट्स मैंने चालू किया था, जिसमें मैंने आपको कल काफ़ी कुछ समझा दिया था। आज हम अपने छठे पॉइंट से चालू करेंगे, जिसमें हम यूनिट डायमेंशन को देखेंगे, साथ ही साथ हम उसके यूनिट्स को भी देखते हुए चलेंगे, डेफिनेशंस को भी देखते चलेंगे। तो आज जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो छठा टॉपिक होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है। तो देखिए, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो न्यूटन्स लॉ होता है, आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर आप नहीं जानते तो एग्जाम में नहीं निकाल पाइएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्या कहना है कि जो टाउ होता है वो किसके बराबर होता है, ये शियर स्ट्रेस है म्यू और इनटू ये आपका होता है डी यू अपॉन डी वाई के बराबर, या कई जगह पर आप देखेंगे तो डी वी अपॉन डी वाई भी लिखा रहता है। तो अब यहाँ से ये जो म्यू है ये आपका क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो यहाँ से म्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा, टाउ, और उसके बाद डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डायनेमिक विस्कोसिटी का बेसिक डेफिनेशन। तो चलिए, अब हम इसके जो टाउ है, अब टाउ आपका क्या है, तो टाउ आपका है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस को अगर मैं लिखता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस। डेफिनेशन भी याद करते चलिए, और साथ ही साथ ये जो आपका हो गया इसको बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, यानी कि रेट ऑफ सॉरी वेलोसिटी का चेंज किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, ये क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस कोई सा भी हो, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यानी कि अब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, फोर्स और अपॉन एरिया हम करके निकाल सकते हैं। फोर्स का कितना होता है, तो एम एल टी का पावर -2, और एरिया आपका क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि एल का पावर 2। एक एल से एक को एल को काट दीजिए तो m1 l-1, और t का पावर कितना हो गया, ये -2 हो गया। उसी तरह से आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि dv अपॉन dy के निकाल लीजिए। अब यानी कि क्या है, एक तो हो गया आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा lt का पावर -1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, केवल l हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस है। तो ये कितना बचा, t का पावर -1 बचा। तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ये म्यू है यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास। तो आपने शेयर स्ट्रेस के लिए ये वैल्यू निकाली है, तो ये कितना है आपके पास, m1 l-1 t का पावर -2, और जो आपका dv अपॉन dy है ये कितना है, t का पावर -1। तो जो आपका म्यू है ये कितना बनेगा, m1 l-1, और t जब 1 जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, -1। याद कर लीजिएगा ये कितना होता है, m1 l-1, और t का पावर भी कितना होता है, ये -1 ही होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि जो इसकी यूनिट है, अब अगर आप देखेंगे तो शियर स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट अगर हम लेते हैं तो यहीं पर मैं यूनिट को भी लिख देता हूं, क्योंकि ऐसा यूनिट भी आपके परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा आपके पास, तो एक तो हो गया आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास होता है मैंने बताया आपको कि जो वेलोसिटी है वो लेंथ के साथ कितना चेंज कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, मीटर, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। और आप देख लीजिए जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अलग करते हैं, सेकंड को अलग कर देते हैं, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका पास्कल होता है। तो पास्कल सेकंड भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी इसका यूनिट बन जाएगा। तो आपसे परीक्षाओं में कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट के बारे में। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका सीजीएस यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा उसको बोला जाता है पॉइज, साइंटिस्ट का नाम है, तो याद कर लीजिएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा कि जो एक पॉइज होता है वो कितना के बराबर होता है, तो 0.1 पास्कल सेकंड के बराबर होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, किससे संबंधित था, तो डायनेमिक विस्कोसिटी से था, जो आपको याद करना है।
चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं। ये थोड़ा-सा इस तरह के टॉपिक्स जो हैं थोड़े कठिन टॉपिक हैं, लेकिन आप ऐसे पढ़ते हुए चलिएगा तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। तो जो अगला टॉपिक है तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी क्या होता है ये भी देखेंगे, साथ ही साथ सब कुछ इसका निकालेंगे, यूनिट डायमेंशन सब कुछ। देखिए तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, न्यू बोलते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद जो है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका डायनेमिक, जो अभी आपने पढ़ा ना डायनेमिक, या फिर उसी को हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के भी नाम से जानते हैं। तो अब अगर हम डायनेमिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, अब हम इसको अगर डिवाइड कर देते हैं फ्लूइड के मास डेंसिटी से, फ्लूइड के मास डेंसिटी से जब आप इसको भाग लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाता है। अब ये क्या है आपका, तो ये था आपका म्यू और डेंसिटी है तो इसको रो से। तो अगर म्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा म्यू और अपॉन और रो हो जाएगा। तो अब अगर इसकी यूनिट को देखें हम, तो इसका यूनिट आपका क्या बनेगा, तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। वहीं अगर इसका सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टोक साहब आ जाते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट आपका स्टोक हो जाएगा, या फिर इसी को आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो अब आपको एक और रिलेशन याद करना है कि जो एक स्ट्रोक होता है वो 100 सीएसटी के बराबर होता है। ये छोटा सी है, ये कैपिटल एस है, और ये हो गया छोटा टी। ठीक, तो सेंटी स्ट्रोक याद रख लीजिएगा, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब अगर हम देखें तो न्यू का निकालने के लिए अभी अभी हम न्यू का निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, तो m1 l-1 और t का पावर -1। और डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास हो गया केजी और वॉल्यूम हो गया मीटर का क्यूब, यानी कि ml का पावर -3। तो बस यहाँ पर ml का पावर क्या कर दीजिए, -3 कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो m से m कैंसिल आउट हो गया तो m के पास 0 बचा, l ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +2 और t कितना रहेगा, -1 रहेगा। तो m0l2 और t का पावर -1, यही आपको क्या याद करना है, तो ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है और इसी का आपको याद कर लेना है, जो भी मैंने आपको टर्म समझा दिया। चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो जो आपका अगला टॉपिक होगा उसका नाम है रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस होता क्या है इसको भी समझेंगे, और उसके बाद जो उसके दो प्रकार हैं उसको भी हम देखेंगे। तो मेरा जो 8वां टॉपिक होगा वो हो जाएगा आपका रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं एक्स से। अब ये क्या करता है, तो ये जो फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है मतलब कि एसी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको ये अपोज करने का काम करता है। मैंने क्या बोला कि जो आपका रिएक्टेंस है ये क्या करता है, तो ये अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट का काम करता है। इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि ये क्या करता है, आप भी लिखते चलिएगा, एग्जाम में हर पॉइंट आपके काम आएगा। तो मैं लिख देता हूं कि इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो याद रखिएगा मैं एसी लिख रहा हूँ और आपको अल्टरनेटिंग करंट लिखते हुए चलना है, कहाँ पर, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और ये किसके द्वारा काउज होता है, तो काउज्ड बाय इंडक्टर या फिर कैपेसिटर के थ्रू ये होता है। तो इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब इसके दो प्रकार होते हैं। अब इसके कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। अब इसके जो एसआई यूनिट है उसको भी देख लेते हैं। तो आपने रेजिस्टेंस पढ़ रखा है, वो भी अपोज करता है, तो उसकी भी यूनिट क्या है, ओम है। तो इसका भी यूनिट बदलेगा नहीं, ओम ही रहेगा। अब जो इसके टाइप्स हैं, टाइप्स में इसके दो प्रकार हैं, पहला और ये हो गया दूसरा। सबसे पहले वाले को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको एक्सेल से डिनोट करते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरे को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको कि हम एक्स सी से डिनोट करते हैं। अब अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो इसका आपको याद कर लेना है Ml2 t का पावर -3 और a का पावर -2, यह क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है। उसी तरह से अगर हम XC की बात करें तो M1 L2 t का पावर -3 और a का पावर -2 होता है। तो ये रिएक्टेंस से संबंधित बातें थी जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। चलिए तो इसको भी याद कर लेंगे और अपने कॉपी में नोट करते चलिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। बढ़ते हैं अब आगे। अगर नहीं पढ़िएगा
तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट भी आ गया है ग्रेजुएट लेवल का। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 2 का, तो मैं मैथ्स की क्लास लेता हूँ, आपको रीजनिंग की भी क्लास ले रहा हूँ। साथ ही साथ करंट अफेयर में मैं रिवीजन भी कराते हुए चलता हूँ, तो उन सेशंस को भी देखते चलिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो जनरल साइंस है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना। ठीक है, तो उन सब सेशंस को देखिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब अगर हम 9वें टॉपिक की बात करें तो ये है आपका स्पेसिफिक हीट। अब आइए स्पेसिफिक हीट को जान लेते हैं क्या होता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम दूसरे नाम से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो हमको पता है कि जो हीट जो है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है एम सी डेल्टा टी के बराबर। तो सी ही तो आपको निकालना है, तो क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी, बहुत पढ़ाया है ये मैंने आपको। अब जो इसका यूनिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जूल, मास का केजी, और इसका डिग्री सेल्सियस या फिर आप डिग्री केल्विन भी बोल सकते हैं, वो मैंने पढ़ाते वक्त समझा दिया है कि क्यों। अब जो है अगर हम Q क्या है, हीट है ना, तो हीट एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी का आपको तो मालूम होना चाहिए डायमेंशन कितना होता है, तो ये होता है m1L2 और t का पावर -2। अब उसी तरह से हम किसका निकालेंगे, m डेल्टा t का निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, मास का m हो गया और डेल्टा t का m के हो गया। बस अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1L2 t का पावर -2, और ये कितना हो जाएगा आपका m के हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये m से m कट गया तो m0 बच गया, L2 बच गया, t का पावर -2 बच गया और k का पावर -1 आ गया। तो m0 L2 t का पावर -2 और k का पावर -1 आ गया। तो ये आपका क्या था, स्पेसिफिक हीट था। चलिए, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके अगले टॉपिक को देखते हैं। तो जो हमारा 10वां नंबर का जो है वो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। वो है आपका मैग्नेटिक चैप्टर से, जिसको कि हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, जब परीक्षा होगा तब इससे एक सवाल निश्चित आएगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इस ये जो है क्या होता है, तो मैं लिखते भी चलता हूँ ताकि दो बार ना हो जाए। तो ये क्या है आपका, मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको मेजर करने का काम कौन करता है, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है किस चीज को, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को। याद रख लीजिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसके स्ट्रेंथ को ये दर्शाता है। कहाँ पर, तो जो एग्जर्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल पर। जाहिर सी बात है, जहाँ मैग्नेटिक मटेरियल होगा वहीं तो फोर्स एग्जर्ट होगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट। तो इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मेजर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है जो एग्जर्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अब अगर हम इसके यूनिट को देखें तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। अब इसको कैसे लिखेगा, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, टेस्ला, या फिर इसी को बोला जाता है गॉस। तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप देखते चलिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक भाई साहब थे, यानी कि साइंटिस्ट थे, तो ये यहाँ पर आपको लॉरेंज फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब लॉरेंज फार्मूला क्या होता है, तो लॉरेंज फार्मूला होता है कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, आई एल बी के बराबर। यानी करंट कितने दूर में लग रहा है, लेंथ पर, और उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसमें कितना होगा, ये एफ बराबर आई एल बी को दर्शाता है। तो अब अगर हम बी को देखें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एफ अपॉन आई एल हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कहीं आता है तो अब आपको फोर्स का मालूम होना चाहिए कितना होता है, तो फोर्स होता है आपको एम एल टी का पावर -2, करंट का एम्पियर और लेंथ एल, कैंसिल आउट कीजिए, कितना हो जाएगा m1L0 टी का पावर -2 और ए का पावर कितना हो जाएगा, ये -1। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होता है m1L0 टी का पावर -2 और ए का पावर -1 होता है। चलिए, अब इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं, और अगला टॉपिक होगा मेरा सन से रिलेटेड, यानी कि हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, क्योंकि वो भी आपको हर परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, साइंस हो चाहे बेसिक साइंस हो। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो ये हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस,
या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात की जा रही है। देखिए, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है या फिर डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो आपका एवरेज डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच में, तो अर्थ और दूसरा सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस, वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहलाता है। किस में मेजर करते हैं, तो पारसेक में मेजर करते हैं। तो याद कर लीजिएगा, पारसेक डिस्टेंस का यूनिट है और ये अप्रॉक्स होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। ठीक, अब अगर हम देखें कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन कितना होता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, 150 मिलियन किलोमीटर होता है ये। ठीक, अब अगर 3.26 लाइट ईयर को देखें तो अगर हम इसको मीटर में निकालेंगे तो ये कितना होता है आपका 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर के ये बराबर होता है। इम्पॉर्टेंट है, सारी बातें याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं यहीं पर। तो ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब ये जगह बचा था इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी को यहीं पर बता दे रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो जो आपका नंबर ऑफ साइकिल होता है, आपने देखा होगा कि जब भी करंट चलता है तो ये सिनुसॉइडल चलता है ना, यानी कि एक साइकिल जो है इस तरह से चलता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, अब एक साइकिल का मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री यानी 2 पाई की बात की जा रही है। तो जो नंबर ऑफ साइकिल होता है किसका, अब वेव की बात चलती है, लाइन नहीं, वेव की बात चलेगी। और कब, तो वेव पर यूनिट टाइम, ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है और फ्रीक्वेंसी। अब इसके जो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो आपका एसआई यूनिट क्या होता है, तो HERTZ हर्ज होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1/टाइम यानी कि 1/सेकंड इनवर्स सॉरी 1/सेकंड बोलते हैं। तो जो इसका यूनिट बनेगा ये बनेगा आपका सेकंड इनवर्स। तो अब अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करें तो ये 1/t हो जाएगा। अब m 0 आ जाएगा, l 0 आ जाएगा और t कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये टाइम है तो ये हो जाएगा -1। तो m0 l0 t का पावर -1, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा, साथ ही साथ यूनिट। और मैंने उसका डेफिनेशन भी आपको पढ़ा दिया कि होता क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे फ्रीक्वेंसी के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस को। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस आपको मालूम होता है कि फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है, यानी कि क्या बोला जाए उसको, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपको आर कितना होता है, तो V/I होता है। तो ये हो गया आपका वोल्ट और ये क्या हो गया, एम्पियर हो गया। और इसकी भी यूनिट वही होती है, यानी वोल्ट एम्पियर को ही हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस है जो अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का काम करता है। अब देखिए, अब हमको पता है कि जो भी है, क्योंकि अब इसका निकालने के लिए हमको वोल्टेज और करंट दोनों का मालूम होना चाहिए। तो करंट तो सीधा सीधा एम्पियर आ जाएगा, लेकिन वोल्ट कितना होता है, तो वोल्ट होता है आपका W/Q होता है। अब आई क्यों, तो आई ऑलरेडी क्या है आपका फंडामेंटल यूनिट है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, मैं लिखते भी चल रहा हूँ, ये क्या होता है आपका वर्क डन अपॉन चार्ज होता है वोल्टेज। तो वर्क डन का क्या कितना होता है, तो M1L2 t का पावर -2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, और चार्ज का कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि I बराबर Q/T होता है। तो Q कितना हो जाएगा, I इंटू टी। तो ये हो जाएगा I का एम्पियर और T का आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम का T हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये कितना बन जाएगा, M1L2 t का पावर, ये ऊपर जाएगा तो -3 और एक आ जाएगा A इनवर्स। तो ये आपका क्या हो गया, V आया, याद रखिएगा ये V आया। तो R कितना हो जाएगा, तो R हो जाएगा V/I, यानी कि M1L2 t का पावर -3 A का पावर -1। और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, A और T है, नहीं सिर्फ A आएगा, एम्पियर है ना, तो सिर्फ A आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, M1L2 t का पावर -3 A का पावर -2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, M1L2 t का पावर -3 और A का पावर -2 आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो अगला जो हेडिंग हम पढ़ेंगे वो आपको पढ़ेंगे हम सरफेस टेंशन के बारे में। चलिए, टेंशन तो है ही एग्जाम का, क्या कीजिएगा। तो ये जो है आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो सरफेस टेंशन। लेकिन टेंशन जाएगा दूर जब आप पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से, यानी कि जो आपको सिलेबस है अगर आपने उसको कंप्लीट कर रखा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी एग्जाम में भी, आपका एग्जाम निश्चित रूप से
निकल जाएगा, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने सिलेबस पूरा कर रखा है, अच्छे से मॉक टेस्ट लगा रखा है, तो आप निश्चित रूप से क्रैक कर लेंगे। और जो सबसे बड़ी बात होती है एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, उसमें आपको ईगो को अपना साइड में करना होता है। यानी कि आपको टॉप नहीं करना है, एग्ज़ाम पास करना है। आप 100 नंबर लाएँगे तो भी आपको वही नौकरी मिलेगा। अगर आप जो उसका कट ऑफ है 50 नंबर या 60 नंबर या 70 नंबर या फिर 80 नंबर वो भी लाएँगे, तो भी आप उसी चीज़ के लिए सेलेक्ट होंगे जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो सरफेस टेंशन को पढ़ लेते हैं। अब ये सरफेस टेंशन होता क्या है? तो अगर आसान भाषा में बोले तो अगर टी से डिनोट कर रहे हैं तो फोर्स जो पर यूनिट लेंथ होता है, यही आपका सरफेस टेंशन कहलाता है। यानी कि जो ये क्या है, एक तरह का टेंडेंसी है लिक्विड सरफेस का, कहाँ पर, रेस्ट पर, कि वो श्रिंक कर सकता है मिनिमम सरफेस एरिया जितना कि पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि क्या है ये। कई बार ये क्या है आपका, तो टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेसेस, कब, जब वो रेस्ट में होता है। तो ये क्या हो गया आपका, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेसेस एट रेस्ट, काहे के लिए, तो श्रिंक करने के लिए। अब ये जो श्रिंक करेगा कब, इनटू मिनिमम सरफेस एरिया, जहां पर सरफेस एरिया क्या रहेगा आपका, मिनिमम रहेगा। तो इतना पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो अगर आसान भाषा में बोले तो सरफेस टेंशन क्या है, तो फोर्स पर यूनिट ये लेंथ है। तब अगर हम इसके यूनिट को देखें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अब न्यूटन फोर्स है तो एम एल टी का पावर -2 और मीटर लेंथ है, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, m1 L0 और t का पावर -2। तो सरफेस टेंशन क्या आ जाएगा आपका, m1 L0 t का पावर -2। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका है उसको देखते हैं। तो देखिए अगला हम देखेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, तो समझते हैं। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपने एक इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, वैसे मैंने ये पूरा बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन से तो आर कितना निकालते हैं आप, पीबी और बटा कितना हो जाएगा, एनटी। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो वर्क डन बाई 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। यानी कि ये क्या है, तो जो वर्क डन किया जाता है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस के द्वारा, कब, तो पर केल्विन, दिख रहा है, हाँ, पर केल्विन ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज पर। यानी कि यही आपका क्या कहलाता है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं कि मेरा वर्क डन, और वर्क डन कितना कर रहा है मेरा 1 मोल ऑफ गैस, यही मेरा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू भी मैंने याद करवा रखी है, 8.314 ये होता है जूल पर मोल डिग्री केल्विन। तो अब हम R का वैल्यू निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का तो पता है, लेकिन प्रेशर का आपको फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो कितना आ जाएगा प्रेशर का, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ m1 L-1 t का पावर -2। नहीं आता है तो आप प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया कर लीजिए, अभी अभी फोर्स बताया है, एरिया को भी भाग लगाएगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये तो चीज़ें याद होनी ही चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है परीक्षा देने का। और अगर भी की बात करूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अगर हम आर का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा m1 L-1 t का पावर -2। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये वॉल्यूम हो गया L3। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये तो आपका ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट है और ये भी फंडामेंटल यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो m1L कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ कर लीजिए आप +2। तो m1L2 और t का पावर कितना हो जाएगा, -2, और ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स और साथ ही साथ केल्विन इनवर्स। तो ये आपको थोड़ा सा लंबा है, याद कर लेना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इतना आपको दिमाग में याद करते हुए चलना है। देखिए याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं याद करेंगे तो परीक्षा कैसे निकलेगा। जो याद करेगा वो बाजी मारेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल, बहुत सारे सवाल आपसे पूछा जाता है जो आपको सिलेक्शन के लिए बाहर भी कर सकता है और अंदर भी करा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम देखेंगे
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले तो आपको इससे सवाल क्या पूछा गया है, तो ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है आपका। अब वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या करता है, तो ये मेजर करता है किस चीज को, मैं लिखते भी चलता हूँ कि ये मेजर करता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। किसका, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जाहिर सी बात है डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाएगी। तो चार्ज ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में, तो विद इन अ मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब ये जो चीजें हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी जो कि मेजर कर रहा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी मॉलिक्यूल में, अब ये इंडिकेट क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। तो ये इंडिकेट करता है आपके पोलरिटी को, है ना, पोलरिटी को इंडिकेट करेगा। जाहिर सी बात है, चार्ज है ना, प्लस माइनस, तो ये इसके पोलरिटी को इंडिकेट करने का काम करता है। अब अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कूलम्ब मीटर होता है। अब अगर इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो छोटा पी से करते हैं, याद रखिएगा मोमेंटम को भी छोटा पी से करते हैं। तो मोमेंटम आपका फिजिक्स में है और ये भी फिजिक्स ही का पार्ट है। तो चलिए, अब ये जो है पी कितना हो गया आपको, तो सिंपल भाषा में समझा है, तो ये हो गया चार्ज, और चार्ज कितने दूर में फैला हुआ है, तो ये आपका डिस्टेंस, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, यही क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब चार्ज मैंने अभी तुरंत बताया था कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, तो क्यू कितना हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका ए टी, और डिस्टेंस होता है एल, तो ये कितना हो जाएगा ए टी एल, है ना, तो ए टी एल याद कर लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो अगला जो है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक देखा, तो अब आपको क्या देखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और ये आपका क्या होता है, तो करंट कितने एरिया में फैला हुआ है, इन दोनों का मल्टीपल ही क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है। तो अगर करंट की यूनिट देखें तो एम्पियर, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा ए, और ये जो मीटर स्क्वायर है ये हो जाएगा एल का पावर 2। तो अगर हम इसको पूरे डिनोट करके लिखे तो ये हो जाएगा m0 L2, और ए का पावर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन गया। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इम्पोर्टेंट क्या है, सब ही कराना पड़ेगा, सब ही इम्पोर्टेंट है, सब पूछा गया सवाल है। तो स्टेफन कांस्टेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो स्टेफन कांस्टेंट मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको रेडिएशन पढ़ा रहा था। तो जब स्टेफन कांस्टेंट को अगर हम देखेंगे तो हमको कहाँ से लाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। अगर आप पीछे की वैल्यूज भूल गए हैं तो उनको रिवाइज करते हुए चलिए। तो फ्रॉम स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, आपने क्या पढ़ रखा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से, कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा रूल, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट टेम्परेचर का पावर 4। यही ना आपने पढ़ रखा है। तो ये आपका क्या होता है, सिग्मा, यानी कि स्टेफेंस की बात की जा रही है। अब अगर एनर्जी की बात करें तो इसकी यूनिट, स्टेफन कांस्टेंट की बात की जा रही है, तो ये जो आपका एनर्जी है वो किस में आता है, जूल में, ये हो गया मीटर पर स्क्वायर, टाइम आपका हो गया सेकेंड, और ये हो गया टेम्परेचर, यानी कि केल्विन का पावर 4 हो गया। अब अगर आप यहाँ से एक चीज को गौर करेंगे तो ये मैंने आपको वहाँ समझाया था पढ़ाते वक्त कि जूल पर सेकेंड ये क्या हो जाता है आपका, वाट हो जाता है। तो वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4, इसका क्या होता है, तो ये इसका एसआई यूनिट होता है। तो अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, तो इसके बाद आपको डायमेंशन लिखना पड़ेगा इसका। तो डायमेंशन लिखने के लिए मैं आपको कहाँ लिख देता हूँ, चलिए इसको यहाँ से लिख लेते हैं। अब हमको पता है कि जो आपका एनर्जी है, तो एनर्जी का कितना होता है, तो एनर्जी होता है m1L2, और t का पावर -2 होता है। उसी तरह से जो आपका एरिया होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका, इस तरह से कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका L2, टाइम हो गया आपका T, और टेम्परेचर हो गया केल्विन का पावर 4। तो सिग्मा कितना हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगा m1, L ऊपर जाएगा तो ये इसका मामला ही साफ हो गया, तो L हो गया 0, T हो जाएगा -3, और केल्विन भी हो जाएगा -4 में। तो जो सिग्मा का डायमेंशन होगा
सिग्मा बिल्कुल होना चाहिए, सिग्मा नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो ये हो जाएगा m1 t का पावर -3 k का पावर -4 हो जाएगा। तो ये था डायमेंशन किसका, ये डायमेंशन था आपका स्टीफन कांस्टेंट का। अब इसको मिटा लेते हैं और उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। अभी चलेंगे, काफ़ी सारा कराएंगे अभी आपको, ताकि आपको याद हो जाए सारा का सारा। क्लास में ही याद करने की कोशिश कीजिए, हालांकि क्वेश्चंस के जरिए भी एमसीक्यू भी हम देखेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हेडिंग डाल लीजिए, वो है आपका परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए दो तो टॉपिक है, दोनों में कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो ये हो गया, आपको इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ पर आपको कूलम्स लॉ पता होना चाहिए, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। और फिर जो है इसके अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस देखेंगे तो वो मैग्नेटिक का हो जाएगा। तो देखिए आपको कूलम लॉ पता होना चाहिए क्या होता है, तो ये होता है F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये K क्या होता है, यही तो होता है ये कितना होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 4 पाई तो आपका क्या है यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो यानी इसकी वैल्यू तो हमको रखना नहीं है। तो F कितना हो जाएगा, मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, भाग लग जाएगा। तो अब अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा Q1 Q2 और नीचे ये चला जाएगा फोर्स और इनटू हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 कितना होता है, तो Q चार्ज होता है IT के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 बार है तो a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स कितना होता है मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है अब, तो ये हो जाएगा ml t का पावर -2 और जो आपका r है वो भी लेंथ है, तो ये कितना बन गया l का पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा m का पावर -1 और l 3 है तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा t का पावर 4 और a का पावर 2 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कितना हो गया कि ये आपके पास जो एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, वो कितना के बराबर आता है, तो m-1 l का पावर -3 t का पावर 4 और a का पावर 2। तो अब इसके आगे अब ये देख लिया है तो निश्चित रूप से आपको जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी उसको भी आपको देख ही लेना चाहिए और याद भी कर लेना चाहिए। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब आपको परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अब आपको पढ़ना है। तो देखिए अब हमको मालूम है यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक में, तो बायोट सेवर्ट लॉ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, बायोट सेवर्ट लॉ जो होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर होता है, तो dB जो होता है ये होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई और ये हो जाएगा आपका आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब अगर ये बात आपको पता है तो यानी कि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को म्यू नॉट से और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, याद कर लीजिएगा। तो 4 पाई भी कांस्टेंट, साइन थीटा को भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो हमको म्यू नॉट का वैल्यू चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा dB इंटू आर स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास आइडियल, आइडियल ही बनना पड़ेगा परीक्षा निकालने के लिए। तो देखिए अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले ही समझा रखा है, फिर एक बार समझा देते हैं ताकि याद हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास dV का वैल्यू होता है आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट के बराबर होता है। ये क्या बताया मैंने कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है आपके पास, फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट होता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा ml t का पावर -2, साथ ही साथ ये हो जाएगा लेंथ और ये हो जाएगा एम्पियर। तो काम खत्म हो गया, तो m1 उसके बाद t का पावर -2 और a का पावर -1 हो जाएगा। किसका, वैसे मैंने ये आपको पहले ही करा दिया है कि m1 और उसके बाद जो है करंट को आप यहाँ पर एम्पियर लिख रहे हैं। तो और क्या है आपके पास, फोर्स ml1 t का पावर -2, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पर, m0 l m1 l0 t का पावर -2 और a का पावर -1, नहीं बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई सोचने वाली तो बात ही नहीं है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर म्यू नॉट बैठाते हैं। तो dB कितना आ गया आपके पास, m1 t का पावर -2 और a का पावर -1, ये हो जाएगा आपका लेंथ का स्क्वायर और
करंट का हो जाएगा एम्पियर और लेंथ हो जाएगा एल। तो एक एल से एल को काट दीजिए तो कितना हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा t का पावर -2, a का पावर -2 और l का पावर 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका m1 t का पावर -2, l का पावर 1 और a का पावर -2। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया म्यू नॉट का डायमेंशन। ये याद कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये सारे परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। तो इतना करने के लिए आप याद कर सकते हैं, मुझे तो पढ़ाना है, लेकिन आपको ये डायरेक्टली याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सवाल ये भी उठ सकता है आप मेरे केस में क्या था, तो याद ही करना पड़ता है और कोई चारा नहीं है। 2 4 10 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाता है, तभी पेपर में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। चलिए अब जो है अगला हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट। अब प्लैंक कांस्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ई कितना होता है, एच न्यू होता है। तो एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, तो ई बाई कितना हो जाएगा, न्यू। एनर्जी क्या होता है, जूल। न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, हर्ज हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, जूल सेकंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हर्ज क्या होगा 1/सेकंड, तो यहाँ जाके जूल सेकंड। तो ये आपका बन गया एसआई यूनिट। तो एच की सीधा सीधा वैल्यू निकालते हैं। जूल क्या है आपका, वर्क या फिर एनर्जी है। तो ये कितना होता है ml2 टी का पावर -2 और यहाँ हो जाएगा टी का पावर -1। तो ये कितना हो जाएगा आपका m1l2 और टी का पावर -1 हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, आपका प्लैंक कांस्टेंट बन गया। उसी तरह से अगला जो है एंट्रोपी पढ़ लेते हैं फटाफट। तो एंट्रोपी क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ये हो जाएगा Q/T। Q क्या है आपका, हीट एब्सॉर्ब्ड है, जो कि जूल में हो जाएगा। टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है, तो जूल पर केल्विन इसका आपका एसआई यूनिट हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, तो अभी बताया कि जो हीट है एनर्जी का ही फॉर्म है। तो ये कितना हो जाएगा ml2 टी का पावर -2 और नीचे हो गया आपका केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा, लिख लीजिए m1l2 टी का पावर -2 और k का पावर कितना हो जाएगा आपके पास, -1 हो जाएगा। तो एंट्रोपी भी आपका पूरा हो गया। तो देखिए आज मैंने आपको बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन भी, उसके यूनिट्स भी। तो साथ ही साथ आप सब कुछ करते चलेंगे तो आपके दिमाग में काफ़ी कुछ बैठ जाएगा। तो ये था आज के सेशन से संबंधित पूरी बातें। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं।